वो लिस्ट पढ़ी जज साहब ने, तो जज साहब बी आर गवई जी ने पूछा इसमें कन्हैया कुमार तो मिसिंग है। कन्हैया कुमार कहाँ है जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसे पूरे देश में देखा था, लाइव देखा था। आप ये मान सकते हैं कि उसकी वीडियो वायरल हुई थी, किस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है। तो उस पर पिटिशनर को जवाब देते कोई नहीं दे पाए। गायत्री जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगा कि 500 साल बाद ऐसा अनुपम दिन आया है जिस दिन प्रभु श्री राम अपने जो घर है जो उसमें है और उनकी मतलब पूजा अर्चना की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, ना कि सिर्फ रामनवमी है बल्कि सिविलाइजेशनल तौर पर मुझे लगता है कि पिछले 500 साल में सबसे बड़ा दिन अगर हिंदू सभ्यता के लिए कोई है तो वो आज है। तो अब हम दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। सुप्रीम कोर्ट में कल 2 केस लगे थे। एक तो लगा था ईवीएम का, ईवीएम से ये अपना चुनाव कराने का, लोकसभा का ये था कि बैलेट बैग से करा लिया जाए। प्रशांत भूषण इसमें वकील थे। और एक केस लगा था, कमाल पाशा वकील थे जिन्होंने अपील लगाई थी मॉब लिंचिंग माइनॉरिटी की जो होती है उस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैसला ले और इनको कंपनसेशन दे और कार्रवाई करे। दोनों केस पिट गए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। वी आर गवई की कोर्ट में थे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो भी डिसीजन होता है बढ़िया होता है। ये दोनों केस बहुत बेहतरीन तरह से धराशायी हुए हैं। इसके बारे में डिटेल दी है गायत्री मैडम ने। द अल्टरनेट मीडिया है, टॉप 10 में नहीं आती क्योंकि इनके अंदर जहर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जितना मुसलमानों के मन में हिंदू धर्म के लिए भरा हुआ है उतना इनके मन में 25 से 35 करोड़ जो मुसलमान हैं उनके लिए भरा हुआ है। मैं इसको भी गलत मानता हूँ और वो भी गलत मानता हूँ, दोनों ही चीज़ गलत है। बाकी अल्टरनेट मीडिया अच्छा चैनल है, बुरा नहीं मानना, लेकिन मेरी लिस्ट में ये टॉप 10 में नहीं आता। बाकी शिवम चौधरी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से बिना अपने पॉइंट से भटके हुए सारा कुछ समझाया है। छोटी वीडियो है 20 मिनट की लगभग, देख लेते हैं एक बार। उसके बाद लास्ट में 1 मिनट का उपसंहार कर देंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। रामनवमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़ी चीजें हुई। पहला हम कवर करेंगे और दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नुपुर शर्मा केस से जुड़ा हुआ है, और दूसरा कवर करेंगे ईवीएम की हैकिंग को लेकर। कल इसमें भी मिनॉर्ड ने ना बहुत सारे लोगों के दिलों पर पानी फेर दिया। खैर, हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं, आर इन हाउस एक्सपर्ट। शिवम, ये क्या मुद्दा है नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ केस और मॉब लिंचिंग, और ये एडवोकेट निजाम पाशा कौन है? जी दर्शकों को जय श्री राम, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगा कि 500 साल बाद ऐसा अनुपम दिन आया है जिस दिन प्रभु श्री राम अपने जो घर है जो उसमें है और उनकी मतलब पूजा अर्चना की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, ना कि सिर्फ रामनवमी है बल्कि सिविलाइजेशनल तौर पर मुझे लगता है कि पिछले 500 साल में सबसे बड़ा दिन अगर हिंदू सभ्यता के लिए कोई है तो वो आज है। जिस चीज की बात कर रहे हैं, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की तरफ से। उन्होंने पिटीशन ये लगाई थी कि जितने भी मॉब लिंचिंग के केसेस भारत में हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, माइनॉरिटी मॉब लिंचिंग के जितने भी केसेस भारत में हो रहे हैं, आप इसे डबल कोट्स में रखिएगा, उनमें एक्शन लेना चाहिए, स्टेट को त्वरित एक्शन लेना चाहिए और उन्हें कॉम्पनसेशन देना चाहिए। जब ये बात वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच थी, बी आर गवई, संदीप मेहता और अरविंद कुमार, 3 जजेस की बेंच में जब ये बात पहुंची तो बड़ा ही वहां पर एक रोचक दृश्य सामने आया। तो उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी, जो पिटिशनर थे उन्होंने पूरी लिस्ट दी कि ये लोग लिंच हुए हैं, और 6 स्टेट्स के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहां पर तलब किया गया था, सेंटर को भी। तो इसमें क्या एक्शन हो रहा है, वो लिस्ट पढ़ी जज साहब ने, तो जज साहब बी आर गवई जी ने पूछा इसमें कन्हैया कुमार तो मिसिंग है। कन्हैया कुमार कहाँ है जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसे पूरे देश में देखा था, लाइव देखा था। आप ये मान सकते हैं कि उसकी वीडियो वायरल हुई थी, किस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है। तो उस पर पिटिशनर को जवाब देते कोई नहीं दे पाए। तो जज साहब ने कहा कि आप सेलेक्टिव जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटी लिंचिंग की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी लिंचिंग नहीं, इसमें मेजॉरिटी भी लिंच हो रही है। तो ये एक इशू माइनॉरिटी लिंचिंग का नहीं है, ये इशू एक सिस्टमेटिक फेलियर का है। ये इशू है कि किस तरीके से ये एक प्रॉब्लम
प्रिवेल करती है और अक्रॉस द बोर्ड करती है। और अक्रॉस द बोर्ड अभी मैं आपको इतने सारे इंसिडेंट दूंगा जहां पे हिंदू लोगों को मॉब लिंचिंग हुआ और जिसकी कोई कवर नहीं करता, ना उसे टाइम्स कवर करता, ना गार्जियन कवर करता, ना द वायर कवर करता, ना कोई उसे कवर नहीं करेगा क्योंकि वो उनके एजेंडा में फिट नहीं होता। तो जज साहब ने कहा कहां है कन्हैया कुमार? ये कन्हैया कुमार वही है जो नुपुर शर्मा के बयान किया। और नुपुर शर्मा के केस में सिर्फ कन्हैया कुमार का मर्डर नहीं हुआ था, ऐसे कम से कम 3 से 4 और लिंचिंग हुई थी जो अक्रॉस इंडिया हुई थी। मैं सबसे पहला सवाल, जो इसमें वकील थे निजाम पाशा, वो बड़े एक्टिविस्ट हैं, क्या क्या एक्टिविज्म उन्होंने किया वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं जब अपनी पिटीशन वो दोबारा से फाइल करे ना तो कुछ और नाम भी उसमें ऐड कर ले। उसमें ऐड कर ले पालघर के साधुओं का किस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई थी, उसमें कमलेश तिवारी का भी ऐड कर ले नाम कि किस तरीके से उनके घर में घुसकर जिहादियों ने उन्हें मारा था। उसमें नाम ऐड कर ले, कन्हैया लाल तो है ही, हेड कांस्टेबल रतन लाल किस तरीके से हेडशॉट मारा गया था सीए के दंगों में, उसमें नाम ऐड कर ले। आईबी के अंकित शर्मा का किस तरीके से डेड बॉडी हमने नाले में से रिकवर की थी वो भी हमने देखा, उसमें नाम ऐड कर ले। विकास यादव का, पेड़ से बांधकर जिहादी मॉब ने मारा था विकास यादव को, इसमें नाम ऐड कर ले। गंगाराम चौहान का, उसकी सिर्फ गलती कितनी थी, अपनी 13 साल की बेटी के अपहरण का केस लिखवाने गया था, मर्डर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोई मोहम्मद दानिश नाम का व्यक्ति था जिसने अपहरण किया था। तो क्या ये मॉब लिंचिंग में नहीं आते? क्या माइनॉरिटी का ही हक है भारत में, मेजॉरिटी का कोई हक नहीं है? क्या वी रामलिंगम का कोई कसूर, मतलब उसका नाम नहीं आ सकता क्योंकि उसका नाम रामलिंगम है, क्योंकि वो फोर्स्ड कन्वर्जन को रुकवा रहा था इसलिए उसकी लिंचिंग कर दी जाती है? तो ऐसे बहुत से केस है, 23-24 केस तो मुझे अभी ऑन जबान याद है जो मैं आपको बता सकता हूं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ हुआ है। और बार बार माइनॉरिटी कम्युनिटी कैसे कहा जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं, वो सेकंड मेजॉरिटी। तो ये वो लोग हैं जो सिस्टमेटिक एजेंडा को लेकर चलते हैं और अपने एजेंडा के लिए उस जुडिशरी को यूज करना चाहते हैं, लेकिन जुडिशरी अब उनके जो ये पूरा का पूरा एजेंडा है उसे कहीं सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा। दूसरी चीज, निजाम पाशा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जो पिटीशनर है उसका वकील है। निजाम पाशा कौन है? निजाम पाशा वो व्यक्ति है जो हिजाब पे जब बैन लगाने की बात हो रही थी कर्नाटक में और उसके खिलाफ वो कोर्ट में गया, तो यही निजाम पाशा था। इस निजाम पाशा ने क्या बेहूदिया तर्क दिया, उसने कहा हिजाब इसलिए पहना जाना चाहिए ताकि महिला अलग से दिखे कि वो मुस्लिम है, तो ये दिखे कि वो स्ट्रांग है और उसके साथ कहीं कोई गलत ना हो। मैं इससे सवाल पूछ रहा हूं, हिजाब बुर्का तो इमराना भी पहनती थी, उसके साथ उसके पति ने रेप किया, उसके ससुर ने रेप किया। अभी एक केस मुरादाबाद का आया है जहां पहले वो अपनी पति के पास थी, फिर अपने ससुर के पास थी, फिर अपने देवर के पास थी। तो इस तरीके से इतने इंसिडेंट्स आते हैं। क्या हलाला नहीं होता? क्या ट्रिपल तलाक नहीं होता बुर्का वालों के साथ? तो निजाम पाशा ये जो सवाल पूछ रहा है, जो बेहूदे तर्क दे रहा है। दूसरी चीज, निजाम पाशा वो व्यक्ति है जो बड़े बड़े आर्टिकल लिखता है वायर में। द वायर में उसने एक आर्टिकल लिखा था सीए के आंदोलन के दौरान। उसने क्या लिखा था कि पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि मुस्लिम मेन सड़कों पर आए हैं अपने अधिकारों के लिए, यानी वो इंसाइट कर रहा था, वायलेंस को जस्टिफाई कर रहा था। ये व्यक्ति जब ज्ञानवापी में सर्वे होता है ना, उसके खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष गया था, ये उसका पिटीशनर है। ये पिटीशनर है मणिपुर वायलेंस में। तो ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर में से कह सकता हूं, ये हैबिचुअल एक्टिविस्ट है जो कहीं पर भी जो प्रो इंडिया स्टैंड होगा, जो प्रो इंडिया बात होगी या प्रो मेजॉरिटी बात होगी, उसमें ये अपना जो पैर है ना, अपनी नाक है वो अड़ाने का काम ये निजाम पाशा करता है। तो ऐसे वकील जिस तरीके से आगे आकर अपना एजेंडा चला रहे हैं, तो साफ साफ पता लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये चीजें की गई है। लेकिन जज साहब ने, कोर्ट ने साफ साफ इनके एजेंडा को बस्ट किया। और जज साहब कौन? बी.आर. गवई, जिन्हें क्रिटिकल माना जाता है सरकार के खिलाफ, या मैं कहूं कि जो सो कॉल्ड इकोसिस्टम है उसके पक्षधर कुछ लोग मानते हैं ऐसा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो है नहीं है, लेकिन ऐसा परसेप्शन है कि वो उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन उन्होंने भी इस मैटर को इतना ग्रेव माना, उन्होंने माना कि सब्सटेंस नहीं है निजाम पाशा के पास या उनके पास, तो उन्होंने उनके एजेंडा को बस्ट किया। जी गायत्री जी। आपने कहा कि ये पाशा के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बुर्का की बात कर रहे थे, बुर्का इसलिए पहनाया जाता है जिससे वो मुस्लिम लड़कियों को नहीं टारगेट करके काफिर लड़कियों को टारगेट करें। वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। सो दैट इज व्हाई द एडवोकेट, भाई बुर्के में रहेगी तो पता है अपनी वाली है, अपनी वाली को तो ऑलरेडी हलाला में घर में निपटा चुके हैं। सॉरी बट डर्टी फैक्ट है, बट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये इसमें इन्होंने कहा कि आपने कन्हैया लाल का मेंशन नहीं किया हुआ है,
इसमें और भी कोई पॉइंट्स इन्होंने ऐड किए? जी उसमें देखिए उन्होंने सीधा पूछा कि आप सेलेक्टिव एक्टिविज्म यहाँ पर लेकर आए हैं, आपने उन्होंने टाइटल ही क्या रखा ना, माइनॉरिटी मॉब लिंचिंग। माइनॉरिटी मॉब लिंचिंग क्या होती है? मॉब लिंचिंग एक इशू है, अगर कहीं पूरे भारत में हो रहा है, क्या मॉब लिंचिंग इशू नहीं है? और मुझे लग रहा है कि मुस्लिमों से ज्यादा जो मॉब लिंचिंग है वो हिंदुओं की हुई है, और हिंदुओं में भी खासकर दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा नाम है। हमने देखा जय भीम के लोग नारे लगाते हैं, लेकिन जय भीम वाले जय भीम को कितना मार रहे हैं उसके हंड्रेड्स ऑफ केसेस है, डॉक्यूमेंटेड केस है। मैं अनडॉक्यूमेंटेड केसेस पे जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं, तो मीम वाले ही तो भीम वालों को मार रहे हैं। तो जज साहब ने यही तो पूछा, कहां है कन्हैया लाल? आप सब केस छोड़ दीजिए, बहुत सारे केस नहीं आते मीडिया में, कन्हैया लाल तो सबने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, वीडियो आई, हर व्हाट्सएप पे वो घुमा, जज साहब के व्हाट्सएप पे भी आई होगी, तो जज साहब को इसलिए वो ध्यान भी रही। तो उन्होंने पूछा इसमें नाम कहां है, कोई मतलब जवाब देते उस वकील साहब को नहीं बना। तो ये वकील हो, पूरा सिस्टम हो, देखिए बी आर गवई जी के बारे में बात करा तो बी आर गवई जी के बारे में खास बात है कि कृष्णा सिंह तलवार को किस तरीके से उन्होंने रातों रात बेल दे दी थी, उनके फैमिली कनेक्शन कांग्रेस से हैं। तो लोग ये मानकर चल रहे थे, इसलिए ये लोग मानकर चल रहे थे कि गवई जी की कोर्ट में हम जाएंगे, वो हमारे पक्ष में फैसला दे देंगे और हो जाएगा। लेकिन जज साहब ने ऐसा नहीं कहा। जज साहब ने अगले 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है, पुलिस से भी मांगा है कि आप इस पर जवाब दीजिए क्या बनता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि एक करारा तमाचा जो है वो इन एजेंडावादियों के, इन प्रोपेगेंडावादियों के मुंह पर मारा है, और साफ साफ जुडिशरी ने बता दिया है कि ये अब यहाँ नहीं चलेगा। वो दिन चले गए आपके, जब आप आते थे मुंह उठाकर और आपके हिसाब से चीजें होती थी, अब वो दिन। शिवम, एक चीज बड़ी स्ट्रेंज ही नहीं है, एक कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आई थी कांग्रेस, और आज ये मॉब लिंचिंग में, माइनॉरिटी मॉब लिंचिंग के, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे या फिर एक ही थॉट प्रोसेस के हैं। जी देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी रांची में पुलिस ने ना ड्रोन्स थे, वो पूरे रांची के ऊपर घुमाए, छतों के और मस्जिदों के ऊपर पत्थरों के ढेर थे। वो पत्थर किस लिए थे? वो पत्थर थे हिंदू जो समाज वहां से अपनी रामनवमी का जुलूस लेके निकलेगा तो उसकी मॉब लिंचिंग करने के लिए। हमने देखा रामनवमी पे किस तरह बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो बार बार कह रही है दंगा ना हो जाए, दंगा ना हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मॉब जो लिंच करेगी वो उनके भी कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द नेशन ये फिनोमेना है ना मॉब लिंचिंग का, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं आज रामनवमी का दिन है, हनुमान जयंती होने वाली है, भारत में कई जगह ऐसी इंसिडेंट होंगी जहां हिंदू पक्ष जब अपना प्रोसेशन लेके जा रहा होगा तो उनके ऊपर हमले होंगे, और ये हर साल का फिनोमेना है। दरअसल ये लोग देखते हैं हम कहां तक धकेल सकते हैं, हर साल ये प्रयास होता है। निश्चित तौर पर ये एजेंडा इनका है। और देखिए एजेंडा ना सिर्फ इस मुस्लिम पक्ष का है बल्कि उन नेताओं का भी। हमने देखा दिल्ली में जो हमारी नवरात्र चल रहे हैं उसमें मंदिर गिराने का प्रयास किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ऐसे असंख्य कारण हैं, असंख्य प्रयास हैं जो ये लोग हिंदू समाज के अगेंस्ट करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हिंदू समाज वोकल हो गया, बोलने लगा, सोशल मीडिया का माध्यम है और उसे संगठित होकर वोट करना आ गया, तो अब इनके एजेंडा नहीं चलते, इसलिए ये परेशान है। इसलिए अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से हमें परेशान करना चाहते हैं। अब वो इकोसिस्टम भी इनका ध्वस्त हो गया, तो ये सब चीजें इन्हें उल्टी पड़ रही हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ये चीजें करें। और ये वो व्यक्ति है निजाम पाशा जो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, आर्टिकल ये लिखता है कि मुस्लिम पक्ष पहली बार सड़क पे खड़ा हुआ, अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ, वो उस पत्थर मारने को जस्टिफाई कर रहा है, वो उस पत्थर मारने को आर्टिकल में जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर इस माइनॉरिटी मॉब लिंचिंग की बात कर रहा है, मॉब लिंचिंग की बात नहीं कर रहा है। जी गायत्री जी, दिस वाज वन। और कल ये वाला तो मैं चाहूंगी आप बहुत छोटे में कवर करते, बिकॉज आई एम श्योर इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। ईवीएम हैक हो गया, इस पे कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजे लिए, जबरदस्त मजे लिए वकीलों के। जी दरअसल प्रशांत भूषण इसमें पिटिशनर थे। प्रशांत भूषण मुद्दे के आपको याद होगा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक बार प्रशांत भूषण को चाटा मारा था, उससे तगड़ा चाटा कल सुप्रीम कोर्ट ने मारा। ₹1 की वैल्यू है प्रशांत भूषण की, इतने का कंटेम्प्ट में उनको जुर्माना लगा। तो मुझे लग रहा है प्रशांत भूषण पे कल बग्गा 2.0 हो गया सुप्रीम कोर्ट से। तो दरअसल वो वहां पर गए कि वीवीपैट मतलब ये ईवीएम को खत्म कर दीजिए, बैलेट बॉक्स लाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब थे वो पूरे तैयारी के साथ आए थे, ईसी की पूरी रिपोर्ट वो लेके बैठे थे और उसमें से वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम 60 साल के हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से बैलेट बॉक्स वोटिंग होती थी, लोग स्याही गिर देते थे, पानी गिर देते थे, बैलेट बॉक्स इनवैलिड हो जाते थे,
रिकाउंटिंग, रीपोलिंग सब कुछ होता था। तो ईवीएम में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कर दीजिए साहब, अगर आप ये नहीं कर सकते तो कि वीवीपैट जो हमें मिलती है, पर्ची हमें जो मिलती है, वो आदमी देख ले और वापस डाल दे उसके अंदर। तो जज साहब ने कहा जितना ह्यूमन इंटरवेंशन होगा उतनी ही दिक्कतें आएंगी, तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। ये एजेंडा भी उनका फेल हो गया। फिर उन्होंने कहा इसमें कुछ बारकोड जैसा कुछ आ जाए जिससे पता लग जाए। जज साहब ने कहा इतनी देर में बारकोड छप भी जाए, देख भी ले, स्कैन भी कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा इसमें कोई मिरर चेंज कर दिया जाए। जज साहब ने कहा आपकी कोई भी दलील यहाँ नहीं चलेगी, किसी भी तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जर्मनी में और जितने यूरोपियन कंट्रीज है उसमें तो बैलेट बॉक्स का यूज होता है, ईवीएम को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने कहा जर्मनी की आबादी कितनी है बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा 6 करोड़ की आबादी है, तो उससे ज्यादा तो मेरे स्टेट वेस्ट बंगाल की आबादी है। कैसे करेंगे आप? लगभग 100 करोड़ वोटर हैं, 60 से 70 करोड़ वोटिंग होगी, 60 करोड़ वोटिंग कैसे गिनेंगे? उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन से आप कितनी देर में एक बूथ को, मतलब एक बूथ को गिनने में कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा 1 घंटा। आप ये सोचिए एक बूथ को गिनने में 1 घंटा लगेगा, कितने सारे बूथ होंगे? तो 12-13 दिन तक तो यही एक्सरसाइज चलती रहेगी, 12 दिन तक तो वोटिंग काउंटिंग ही चलती रहेगी। तो जज साहब ने उनकी किसी दलील को नहीं माना, उन्होंने साफ साफ कहा ईवीएम बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, ईसी ने तो आप सबको कहा था ना आप आइए हैक कीजिए, यही सबसे बड़े कोडर हैकर पूरी दुनिया से, कर दीजिए। दिक्कत क्या है जब ये कंपेयर करते हैं फॉरेन से और इंडिया से, फॉरेन की जो ईवीएम मशीन होती है वो नेटवर्क कनेक्टेड होती है, इंडिया की ईवीएम मशीन नेटवर्क कनेक्टेड नहीं होती, उसमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन कोई नहीं होता है, एक्सटर्नली आप उस ईवीएम को हैक नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जब ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट होती है ना तो वो कंप्यूटर से रेंडमाइजेशन होता है, कंप्यूटर से बाकायदा कि कौन सी ईवीएम किस सीट पे जाएगी ये भी नहीं पता होता, फिर सीट के बाद किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी ये भी नहीं पता होता, उसके बाद किस बूथ पे जाएगी ये भी नहीं पता होता। ये सब रेंडमाइजेशन, ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो कुरैशी साहब थे ईसी के फॉर्मर चीफ, उन्होंने करण थापर के शो पे द वायर पे बताया है, ये सब माफ कीजिएगा अजीत अंजुम को बताया है, मैं उसी इंटरव्यू में सुना था, तो सब रेंडमाइजेशन होता है। तो ईसी के हाथ में कुछ नहीं है, यहां तक कि इलेक्शन कमिश्नर छोड़ दीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक को नहीं पता होगा कि कौन सी ईवीएम कहां जाएगी। तो इसमें हैकिंग का सवाल ही नहीं होता। मान लो एक ईवीएम है वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए जब बीजेपी लड़ी नहीं रही, तो किसी को कुछ नहीं पता कौन सी ईवीएम कहां जाएगी, किस ईवीएम पे किस नंबर पे किसका नाम होगा। तो हैकिंग की बात बिल्कुल निराधार है। दरअसल ये लोग इस पूरे इलेक्शन को ना ये दिखाना चाहते हैं कि पूरा फ्रॉड इलेक्शन है और मोदी ईवीएम हैक करके आया है, ये पूरे जो इसकी क्रेडिबिलिटी है ना इलेक्शन की, ये खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी खुद की तो खत्म हो चुकी, इनके जो मास्टर्स है उन्होंने इन्हें भेजा है। और इसमें जो पिटिशनर है वो भी एडीआर नाम का एक संगठन है, एडीआर का जो इतिहास है वो क्या है वो सभी को पता है, किस तरीके से वो एक लेफ्ट लीनिंग एजेंडा लेकर वो चलते हैं, किस तरीके से वो अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं वो सभी को पता है। पिटिशनर कौन वो पता है, वकील कौन वो पता है, उन्हें सपोर्ट करने वाले वो कौन पता है। तो ईवीएम पे सवाल उठा, मुझे लगता है कि ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगी ईवीएम की डिबेट पे, और सुप्रीम कोर्ट इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा अब ज्यादा ध्यान देने वाली है, और ये राफेल की तरह ना हमेशा के लिए मुद्दा मर जाएगा और ईवीएम के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी चीज, यही प्रशांत भूषण के जब ये आम आदमी पार्टी में थे तब तो 67-62 सीटें आती थी, इसी ईवीएम से आती थी ना, पंजाब भी इसी ईवीएम से जीते हैं, तो तब क्या इन्हें दिक्कत नहीं हुई? कांग्रेस है, तेलंगाना इसी से जीती है, हिमाचल इसी से जीती है, तब उन्हें क्यों दिक्कत नहीं हुई? ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म है, सिलेक्टिवली ये चीजें पकड़ते हैं करते हैं ताकि इस पूरे इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर दे, मोदी के इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर दे और ये दिखा दे कि मोदी को जो 370 या 400 या जो भी सीटें आएंगी वो मोदी ईवीएम की वजह से लाया, अपनी वजह से नहीं लाया। अपनी कमियों को राहुल गांधी इन लोगों के माध्यम से छुपाने का काम कर रहे हैं। इसलिए न सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत है, न पब्लिक इससे सहमत है। अगर पब्लिक सहमत होती तो आज ये एजेंडा होता, आज पब्लिक इसके ऊपर बात कर रही होती। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, राफेल हो, ईवीएम हो, कोई भी ऑन ग्राउंड ट्रैक्शन नहीं पकड़ रहा और ये ऐसे ही डेड मुद्दे उठाकर पड़ रहे, इसलिए इनकी दुर्गति होती है। जी गायत्री जी बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। और कन्हैया लाल जी का केस सभी को याद रहना चाहिए जब जब भी मुस्लिम अच्छा बाय द एक चीज तो याद ही नहीं है दिलाई, जितने पत्थर उठाए जाते हैं सारे पत्थर तो एक ही उठाते हैं ना, शांति प्रिय समुदाय इतनी शांति मेंटेन करते हैं। जी कारण है ये, जब मक्का मदीना जाते हैं ना तो इस शैतान के ऊपर पत्थर मारते हैं, वहां पत्थर मारते हैं ना मदीना में जाके, तो ये मानते हैं कि जो एक काफिर है ना यहाँ पर ये भी शैतान है, इसलिए इनके ऊपर भी पत्थर मारना चाहिए। ये उस चीज को, उस प्रैक्टिस को रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पर और ये कहते हैं कि हमने काफिर के ऊपर पत्थर मारा तो हम जन्नत में जाएंगे। तो ये पत्थर उठाना सिर्फ एक ऐसे ही रैंडम चीज नहीं है,
सोची समझी साजिश है, एक जहनियत है, एक माइंडसेट है। उस माइंडसेट के तहत ये पत्थर उठाकर काफिरों के ऊपर मारे जाते हैं। और कुछ भी तो हो सकता था, पत्थर ही क्यों है? क्योंकि उन्हें दिखता है कि जो मदीना में मैं करता हूं, जो अल्लाह के लिए मैं करता हूं, वही मैं यहाँ करता हूं। इसलिए ये लोग पत्थर उठाकर मारते हैं। और ये शुरू भी कहा, मिडिल ईस्ट से ही शुरू हुआ, उसी को अब यहाँ के तथाकथित कन्वर्टेड लोगों ने अब यहाँ से उठाना शुरू किया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उसके साथ साथ पत्थर थोड़ा इजीली अवेलेबल है ना, इनका बस चलता। और ये रांची में जिस तरीके से एक बहुत बड़ा कम्युनल वॉयलेंस रोका गया, रांची में 10 घरों के ऊपर में पत्थर थे, दिमाग काम किया, ड्रोन्स इन्होंने लगाए, तब इनको पता चला कि अच्छा ये लोग ये कर रहे हैं। तो पुलिस ने अच्छी खासी सुताई भी की उसके बाद में इन 10 घरों के लोगों को केस रजिस्टर करने के बाद में। यूपी होता तो बुलडोजर चल गया होता, यूपी होता तो बुलडोजर चल चुका होता है। बिल्कुल सही। हमारे जो राजस्थान के जो सीएम है वो कम थोड़ी ना, वो भी आजकल देखिए ना कैसे कैसे वीडियोस आ रहे हैं, 2 लड़के चेन खींचकर भागे, फिर अगले दिन वो ऐसे टेढ़े मेढ़े हाथ पैर चलते हुए उनकी वीडियो आए थे, तो काफी अच्छा लगा था देखकर। ये कॉम्पिटिशन अच्छा लगता है जब चीफ मिनिस्टर्स में या लीडर्स में एक पॉजिटिव, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन अच्छा करेगा, कौन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट खींच कर लाएगा, ये जो हेल्दी कंपटीशन है, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। और ये क्या बोलते हैं, ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो ये चीज, ये कंपटीशन बिटवीन योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, उधर धामी, अब इधर नए 3 एंट्री आ चुके हैं, मोहन यादव, उधर वैष्णो जी, और इधर हमारे राजस्थान में जो है भजन लाल जी। ये जो कंपटीशन है ना, ये 3 नए और 3 पुरानों के बीच में, और this is very very interesting. Must watch, keep a track of the developments between these chief ministers, क्योंकि ये ग्रोथ इंजन की स्पीड डबल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों देखा, 2 केस पिटे हैं। प्रशांत भूषण बड़े जाने माने वकील हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। इनके पिता जो हैं शांति भूषण, जो अब गुजर चुके हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था आम आदमी पार्टी की स्थापना के लिए 2011 में। प्रशांत भूषण जो है हमेशा पिटते ही रहते हैं कोर्ट केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पर, और ये सिलेक्टिव एक्टिविज़म का सहारा लेते हैं। वही कमाल पाशा ने किया है, सिलेक्टिव एक्टिविज़म का सहारा लेकर ये कोर्ट में पहुंचे थे दोनों। कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है, 3 जजों की बेंच ने फैसला किया है, जिसमें VR गवई जो है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा सरकार के खिलाफ रहते हैं, मगर मैं इस बात को मानता नहीं दोस्तों। अगर आपने सुप्रीम पावर दे रखी है संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप मानने के लिए विवश हो। आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, आप अफसोस जाहिर कर सकते हो, मगर उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। बाकी जो फैसला हुआ है वक्त के हिसाब से सही हुआ है, जेरा के हिसाब से, और जो उसके सामने पक्ष रखे गए हैं बहुत अच्छा। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा मॉब लिंचिंग पर और EVM पर। और इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो।